आते तो हमारे पास दो मेन अप्रोचेस है, डिज़ाइन बेस अप्रोच एंड सेकंड मॉडल बेस अप्रोच। और डिज़ाइन बेस अप्रोच के अंदर हम यूजुअल डायरेक्ट एस्टिमेशन, फिर रेशियो एस्टिमेशन, रिग्रेशन एस्टिमेशन, और इसमें मेन तीन कैटेगरीज है, डायरेक्ट, सिंथेटिक और कंपोजिट मेथड्स है। तो वो मेथड्स मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। बेसिकली वो सिंपल है, वही रेशियो एस्टिमेटर है। जो जिन्होंने सैम्पलिंग का कोर्स पढ़ा है उनके लिए तो मसला नहीं है, वो कर सकते हैं इसको। तो हमारा मेन फोकस है कि मॉडल बेस्ड अप्रोच पे, और अगर टाइम मिले तो हम मॉडल असिस्टेड अप्रोच को भी डिस्कस करेंगे। तो today's topic is nest regression model, that is basic level unit level मॉडल। जब हम मॉडल बेस में जाते हैं तो फिर हमारे पास दो मेथड्स आ जाते हैं। लास्ट उसमें मैंने डिस्कस भी किया था कि हम किस वक्त जो है यूनिट लेवल मॉडल यूज करेंगे और किस वक्त हम एरिया लेवल मॉडल यूज करेंगे। तो मेन फोकस हमारा पहले यूनिट लेवल मॉडल पे होगा, फिर हम एरिया लेवल मॉडल की तरफ जाएंगे। तो आज के हमारे टॉपिक्स है कि डिज़ाइन बेस और मॉडल बेस एस्टिमेशन में डिफरेंस क्या है, एंड नेस्ट टेलर मॉडल की क्या स्पेसिफिकेशन है, उस किस स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और नेस्ट टेलर मॉडल के अंदर हम बेस्ट लीनियर अनबायस्ड प्रेडिक्टर फॉर पॉपुलेशन मीन और अदर क्वांटिटीज, वो हम कैसे फाइंड करेंगे फॉर ए जनरल लीनियर मॉडल। फिर हम उसको ऐसे ही के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, और कि बेस्ट लीनियर अनबायस्ड सिस्टम हम कैसे फाइंड कर सकते हैं अंडर नेस्टेड एरर रिग्रेशन मॉडल। So these are the differences between model based approach and design based approach. सबसे पहले हम पॉपुलेशन की बात करते हैं। तो पॉपुलेशन हमारे पास डिज़ाइन बेस्ड अप्रोच में हम फिक्स्ड पॉपुलेशन कंसिडर करते हैं कि जो पॉपुलेशन की क्वांटिटीज है, यानी पॉपुलेशन के अंदर जो वैल्यूज है वो हमारे पास फिक्स्ड है, यानी कोई उसमें वेरिएशन नहीं है, नो मेजरमेंट एरर, नथिंग एल्स। लेकिन मॉडल बेस्ड अप्रोच में हम पॉपुलेशन की जो क्वांटिटीज है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पॉपुलेशन में 100 लोग हैं, हम उनकी हाइट में इंटरेस्टेड है। तो उनके हाइट, हर इंडिविजुअल बंदे की हाइट की एक अपनी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, एंड वो वेरी करेगा। फॉर एग्जांपल हम एक बंदे की हाइट की बार बार मेजरमेंट ले लें तो उसमें कोई ना कोई वेरिएशन आएगी। तो डेट इज फॉर डेट स्पेसिफिक पर्सन वी हैव स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको कहते हैं हम सुपर पॉपुलेशन। यानी अगर हमारे पास 100 बंदे हैं तो हमारे पास Y1 Y2 Y100 तक हमारे पास 100 रैंडम वेरिएबल्स आएंगे, और हर एक की अपनी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। सो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन मॉडल बेस्ड अप्रोच एंड डिजाइन बेस्ड अप्रोच। यानी मॉडल बेस्ड अप्रोच में हमारे पास पॉपुलेशन की वैल्यूज ही उनकी स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन है, डेट फॉलो स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन जो हम रेगुलेशन मॉडल में डिफाइन करते हैं। पॉपुलेशन लेवल पे हम मॉडल लिखते हैं तो हम वाई आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस ई आई। तो अब ई आई एक रैंडम टर्म है, तो अब हर इंडिविजुअल के लिए ई आई की एक डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो डेफिनेटली हमारे हम सैंपल भी जिस तरह भी ले लें, यानी आप नॉन इंफॉर्मेटिव सैंपल ले लें या इंफॉर्मेटिव सैंपल ले लें, यानी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल ले लें, दोनों सूरतों में आपकी पॉपुलेशन क्या होगी, रैंडम होगी। उसकी एक डिस्ट्रीब्यूशन होगी, पॉपुलेशन की हर यूनिट की एक डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो ये मेन पॉपुलेशन के लिहाज से है। फिर जब सैंपल लेते हैं तो डेफिनेटली मॉडल बेस में जो सैंपल आएगा वो भी रैंडम ही होगा, क्योंकि हम उन्हीं रैंडम वेरिएबल्स में से कुछ रैंडम वेरिएबल सेलेक्ट कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 रैंडम वेरिएबल्स है, तो उसमें से हम 10 रैंडम वेरिएबल हम सेलेक्ट कर रहे हैं। अब डिज़ाइन बेस अप्रोच में सैंपल हमारे पास रैंडम होगा, और आपकी जो वेरिएबिलिटी होगी एस्टिमेट्स में, वो सिर्फ सैम्पलिंग वेरिएबिलिटी की वजह से हो रही है। पॉपुलेशन आपकी फिक्स है ना। आप फॉर एग्जांपल आपके पास 100 लोग हैं, तो डिपेंड करता है कि कौन से 10 लोग सिलेक्ट होते हैं। तो ये रैंडम है बेसिकली। अब यही चीज मॉडल बेस में भी हो सकता है, लेकिन मॉडल बेस में हम ये अज्यूम करते हैं इवन हमारा हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज कर रहे हैं, उस सूरत में भी हमारे पास वेरिएबिलिटी होगी ड्यू टू मॉडल इटसेल्फ। यानी इंडिविजुअल बंदे की जो डेटा है उसकी एक अपनी वेरिएबिलिटी है। तो सैंपल में वेरिएबिलिटी भी हो सकती है, फिर डबल वेरिएबिलिटी होगी। तो उसी चीज़ को हम बेसिकली हैंडल करते हैं मॉडल असिस्टेड अप्रोच में, कि हमारे पास पॉपुलेशन भी रैंडम है, फिर पॉपुलेशन से जो सैंपल आते हैं उसकी भी अलग डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हम दो तरह की वेरिएबिलिटी को वहाँ पे डील कर रहे होंगे। लेकिन डिज़ाइन बेस्ड अप्रोच में सिर्फ सैंपल हमारे पास वेरी सैंपल की जो
यूनिट्स है वो हमारे पास रैंडमली सिलेक्ट हो रहे हैं, उसकी वजह से हमारे पास वेरिएशन आ रही है कि कौन से यूनिट सैंपल में सिलेक्ट होता है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी थीटा ऑफ वाई, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई, here probability pi of s that depends on probability of inclusion in sample, कि कौन से यूनिट सैंपल में इंक्लूड होता है, तो उसकी बेस पर हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी चेंज होगी। और यहाँ पे यूनिट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई है, यानी वाई का मीन हो सकता है मोस्टली, अगर हम वाई के टोटल की तरफ जाते हैं तो वो भी एक्सपेक्टेशन की बेस पर ही निकालते हैं, एन इन टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई वट एवर एल्स वी वांट। सो वो डिपेंड करता है वाई की डिस्ट्रीब्यूशन पर। यहाँ पे क्या है, जस्ट जो आपकी क्वांटिटी ऑफ इंटरेस्ट है जो आप एस्टिमेट करने जा रहे हैं वो वाई 1 से लेकर वाई एन तक का फंक्शन है। जैसे अगर हम मीन की बात करें तो वाई 1 प्लस वाई 2 प्लस वाई एन डिवाइड बाई एन, दैट इज अ रैंडम फिक्स क्वांटिटी। लेकिन यहाँ पे अगर हम पॉपुलेशन का मीन लेने तो वो खुद एक रैंडम क्वांटिटी है, लेकिन उसकी एक्सपेक्टेशन लेने के बाद वो फिक्स हो जाता है, तो हम एक्सपेक्टेड वैल्यू में हमारा इंटरेस्ट है यहाँ पे। गोल हमारा क्या है यहाँ पे, कि एक हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन है और उसको अंडरस्टैंड करना है कि उसका बिहेवियर क्या है, उसका मीन क्या है और उसका वेरिएंस क्या है। यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट सैंपल की बेस पर पॉपुलेशन को जनरलाइज करना है, यानी हमारे पास एक पॉपुलेशन है, फिक्स पॉपुलेशन, उसमें से हमने सैंपल सेलेक्ट किया है, तो सैंपल का जो रिजल्ट होगा उससे हम पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक को हम क्या करेंगे, जनरलाइज करना हमारा बेसिक पर्पस है। तो यहाँ पे बेसिकली सैंपल का रिप्रेजेंटेटिव होना जरूरी है, और यहाँ पे सैंपल का रिप्रेजेंटेटिव होना जरूरी नहीं है। एंड द assumptions, इसमें हमारे पास y की डिस्ट्रीब्यूशन के assumptions है। यहाँ पे हमारे पास सैंपल की वेरिएबिलिटी, सैंपल शुड बी रैंडमली सिलेक्टेड, और इसमें हमारे पास सैम्पलिंग इम्पोर्टेंस लेस क्रिटिकल है जैसे हमने डिस्कस किया पहले, और इसमें मोर क्रिटिकल है कि सैंपल प्रॉपरली रेंडमाइज्ड होना चाहिए। सो दैट इज मेन डिफरेंस बिटवीन मॉडल बेस्ड एंड डिजाइन बेस्ड अप्रोच। एंड मैंने पहले कह दिया कि मॉडल बेस्ड डिज़ाइन बेस्ड अप्रोच में हम यूजुअल टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जिसमें हमारा फोकस सैम्पलिंग डिज़ाइन को इंक्लूड करना है, जिसमें हार्वर्ड थॉमसन एस्टिमेटर इज द बेसिक वन, एंड वी कैन एस्टेब्लिश रेशियो एस्टिमेटर, रिग्रेशन एस्टिमेटर एंड अदर कंपोजिट एस्टिमेटर्स यूजिंग population data, sample data, as well as population quantity of interest, कि आपके पास पॉपुलेशन का मीन नोन है, पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन नोन है, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन नोन है, हम उनको यूज करके हम एस्टिमेटर्स एस्टेब्लिश कर सकते हैं। लेकिन मॉडल बेस्ड अप्रोच में हम प्रॉपर रिग्रेशन मॉडल्स को यूज करते हैं, जिसमें मॉडल का मतलब क्या होता है कि वाई और एक्स के दरमियान स्पेसिफिक मॉडल रिलेशनशिप होगा, कि वाई जो है एक्स पर डिपेंड कर रहा है, और हमारा मकसद जो है वाई की डिफरेंट फंक्शन को एस्टिमेट करना है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। तो दिस इज द बेसिक नेस्टेड एरर रिग्रेशन मॉडल। वाई वी कॉल्ड इट नेस्टेड, इसको हम नेस्टेड क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे पास इसमें यूनिट्स है, यानी यूनिट्स जो है एरिया के अंदर नेस्टेड होते हैं। हमारे पास पॉपुलेशन 2 स्टेज स्ट्रक्चर के होते हैं, यानी पहले हमारे पास एरियाज का डेटा होगा, फिर उन एरिया के अंदर हमारे पास यूनिट का डेटा होगा। लेकिन इसमें हमारे पास अगर आप देखें तो एक्स, ये हमारे पास वाई है, डी रिप्रेजेंट कर रहे हैं एरिया को, D1 to D। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और ये हमारे पास YDJ है। इसका क्या मतलब है, वाई की वैल्यू फॉर जेथ इंडिविजुअल इन डीथ एरिया। इसी तरह ये हमारे पास वेक्टर है, दिस इज ट्रांसपोज नॉट आर, एक्स ट्रांसपोज DJ। इट मीन्स आपके पास जेथ इंडिविजुअल, ith एरिया, और उसका एक रिस्पॉन्स वेक्टर होगा। रिस्पॉन्स वेक्टर का क्या मतलब है कि उसके पास फॉर एग्जांपल हम कोवेरिएट्स से हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं एक्स के बारे में। फॉर एग्जांपल एक बंदे की एज है, उसकी स्मोकिंग स्टेटस है, या उसकी और कैरेक्टरिस्टिक्स है। मैं आप लोगों को आगे शेयर भी करता हूँ, ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे। ये एक डेटा स्ट्रक्चर है फॉर एग्जांपल। सो ये यहाँ पे डी हमारे पास कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 डिस्ट्रिक्ट्स है, तो 1 से 4 तक जा रहे हैं। और ये जो इम्यूनाइजेशन स्टेटस है डेट इज वाई, तो वाई की 2 पॉसिबल वैल्यूज है 0 and 1। सो दिस इज वेक्टर ऑफ वाई।
और ये हमारे पास यहाँ पे देखें तो आपके पास आप ये एक बंदे की मदर्स एजुकेशन क्या है, उस बच्चे की इम्यूनाइजेशन स्टेटस हम देख रहे हैं। तो हाउस होल्ड वेल्थ क्या है, कि उसके इनकम स्टेटस क्या है, और वो अर्बन एरिया में रह रहे हैं या रूरल एरिया में रह रहे हैं। तो ये एक वेक्टर बन रहे हैं, डेट इज बेसिकली दी एक्स डी आई। डी क्या है हमारे पास यहाँ पे 1 है, और एंड दिस इज चाइल्ड आईडी। तो यही बेसिकली हम स्पेसिफाई कर रहे हैं एक्स डी आई में। एंड यू डी, that is रैंडम एरिया इफेक्ट फॉर एरिया डी। ये डिफरेंट होगा हर एरिया के लिए। एरिया 1 के लिए म्यू 1, U1, एरिया 2 के लिए U2, जिसको हमने एस्टिमेट करना है। दिस इज आल्सो अननोन। बीटा भी अननोन है, यू डी भी अननोन है। लेकिन ये अननोन भी है और ये रैंडम भी है। दिस इज रैंडम वेरिएबल एज वेल। इसको हम एस्टिमेट भी करना है। और ये हमारे पास रैंडम एरर टर्म है जिसका मीन 0 है, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर ई है। इसका मीन भी हम 0 एज्यूम करते हैं, और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर यू। तो ये बेसिकली हमारे पास इस मॉडल को कहते हैं नेस्टेड एरर रिग्रेशन मॉडल। और इसमें हम ये भी एज्यूम करते हैं यू डी और ई डी आपस में इंडिपेंडेंट है। अगर ये दोनों आपस में कोरिलेटेड हो तो फिर वो कोरिलेशन स्ट्रक्चर भी आ जाता है। यहाँ पे आई आई डी का क्या मतलब है? आई आई डी का मतलब होता है कि ये एक ऐसी मैट्रिक्स है, अगर हम देखें तो इस तमाम डी के जो D1 D2 D3 है, वो सारे उन सारे के जो रैंडम इफेक्ट्स है वो आपस में इंडिपेंडेंट है और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूट मीन्स दे हैव सेम वेरिएंस, दे आर जस्ट डिफरिंग विद respect to location mean, बट सेम विद रिस्पेक्ट टू वेरिएंस। लेकिन अगर ये आई आई डी एजम्पशन यहाँ पे ना हो तो यहाँ पे हम के आई भी लिखते हैं। कुछ पेपर्स में इसको भी डिस्कस किया हुआ है। अगर ये आई आई डी एजम्पशन यहाँ पे वायलेट हो जाता है तो आपके पास के आई होगा, डेट के डी, सॉरी, डेट डिपेंड्स ऑन डी, अगेन डी। और ये हमेशा आई आई डी हम अज्यूम करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास स्पेशल डेटा हो तो ये भी कोरिलेटेड होगा, या टाइम सीरीज डेटा हो तो ये कोरिलेटेड होगा, जो लोग को उस डायरेक्शन में काम करना चाहते हैं। सो हम पहले जनरल मैट्रिक्स को डिस्कस करते हैं कि इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो ये इस फॉर्म का होगा। जस्ट फिलहाल एरिया को भूल जाए तो हमारे पास जो टोटल हमारे पास डेटा होगा, डेट कैन बी रिटर्न एज इन दिस फॉर्म, y इज इक्वल टू एक्स बी प्लस जी यू प्लस ई। अब इसकी डिस्कशन मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है, कैन शो। ये थोड़ा सा असल में चीज़ें मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को पता चले कि ये मॉडल्स क्या है, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए ये मॉडल्स न्यू है। तो दिस इज द मॉडल बेसिकली, y इज इक्वल टू एक्स बीटा प्लस जी यू प्लस ई। तो इसमें y क्या है? एज आई ऑलरेडी शोन कि y एक वेक्टर है रिस्पॉन्सेस का, जो कि 1 से लेकर n तक होगा। अभी हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, 1 से लेकर कैपिटल N तक होगा। यहाँ पे हम सिमर एरिया एस्टिमेशन की बात नहीं कर रहे, हम एक जनरल नेस्टेड रिग्रेशन मॉडल की बात कर रहे हैं। तो y का ये ऑर्डर होगा, डेट इज वेक्टर ऑफ रियल नंबर्स of order n cross 1 if we are talking about sample, and capital N cross 1 if we are talking about population। और n हमारे पास टोटल सैंपल साइज होगा, और स्मॉल n हमारे पास तमाम हर यूनिट के अंदर जो है, ith यूनिट के अंदर अगर d करते हैं तो उसको d के साथ नोट कर सकते हैं। तो उसके अंदर आपके पास सैंपल साइज होगा। तो तमाम d के सैंपल साइज को अगर हम ऐड करेंगे तमाम एरियाज के, तो वो आपके पास टोटल सैंपल साइज के बराबर होना चाहिए। और x हमारे पास क्या है? एन क्रॉस पी डिजाइन मैट्रिक्स है, जो कि कोवेरिएट पर मुश्तमिल होगा, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया था आप लोगों को। एक्स यहाँ पे ये पूरे मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल अगर हम सैंपल साइज, सैंपल के लिहाज से देखें तो ये मैट्रिक्स है। अगर हम पॉपुलेशन के लिए देखें तो ये सारी पूरी एक मैट्रिक्स है ये, यानी एन क्रॉस 3। फॉर एग्जांपल 15 क्रॉस 3, एन इज 15, एंड नंबर ऑफ वेरिएबल्स इसमें 3 है। और अगर हम इंटरसेप्ट को भी मिलाएं तो ये 15 क्रॉस 4 होगा, क्योंकि इसमें इंटरसेप्ट भी शामिल होगा। यहाँ पे ये लिखा हुआ है। और बीटा आपके पास पी क्रॉस 1 का होगा, और इसमें भी इंटरसेप्ट शामिल होगा, बीटा नॉट प्लस बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3।
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो एक्सिलरी वेरिएबल हो, अगर तीन हो तो फोर होगा, p इज इक्वल टू फोर होगा यहाँ पे। दिस इज फॉर टू कोवेरिएंट्स। और यू हमारे पास एरिया स्पेसिफिक रैंडम इफेक्ट है, जो कि जिस इसकी डायमेंशन m क्रॉस वन होगी, m मीन्स नंबर ऑफ एरियाज। और z हमारे पास आर एन क्रॉस एम होगा। अब जी के बारे में थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है। जी में कुछ लोग जो ओरिजिनल आपका नेस्ट टेलर मॉडल है उसमें कोवेरिएंट्स भी शामिल करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ इसमें ऐसे एक कॉलम बनाएंगे, यानी एक कॉलम मैट्रिक्स होंगे जिसके कॉलम में उस एंट्री के करस्पॉन्डिंग वैल्यू वन होगी जब वो उस एरिया में से बिलोंग करेगा, अदरवाइज वो उसकी वैल्यू जीरो होगी। फॉर एग्जांपल अगर एन क्रॉस वन है तो फर्स्ट इंडिविजुअल की वैल्यू आपके पास वन होगी अगर वो फर्स्ट एरिया में है। अगर वो फर्स्ट एरिया में नहीं है तो उसकी वैल्यू जीरो होगी। या अभी आगे मैं आपको एग्जांपल भी दिखाता हूँ। एंड एरर टर्म है आपका इंडिविजुअल एरर टर्म, जो कि इंडिविजुअल लेवल पे वेरी करेगा हर इंडिविजुअल के लिए। तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। सो दिस इज एन एग्जांपल। वी हैव ओनली वन कोवेरिएंट एंड दिस इज इंटरसेप्ट, तो हमारे पास x ये मैट्रिक्स होगी। For example, we have five individuals, n is equal to 5 and p is equal to 2. z देखें, z का ऑर्डर क्या होगा, n क्रॉस p, n क्रॉस सॉरी m होना चाहिए। ये आपके पास नंबर ऑफ एरियाज है, तो दो एरियाज है तो हमारे पास इसका ऑर्डर क्या होगा, 5 क्रॉस 2 होगा। लेकिन कुछ बुक्स में जो जनरल लीनियर मिक्स मॉडल की थ्योरीज है उसमें यहाँ पे कोवेरिएंट भी शामिल किया होता, तो फिर ये ब्लॉक डायगोनल्स बन जाते, तो मैट्रिक्स और भी बड़ी मैट्रिक्स बन जाती है कि इसमें आपके पास हर जी के लिए हमारे पास इंडिविजुअल कोवेरिएंट्स भी शामिल करते हैं इसमें। लेकिन यहाँ पे हमने जस्ट इसको एरिया स्पेसिफायर किया, किस एरिया में कौन सी यूनिट किस एरिया में ये स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो फर्स्ट तीन यूनिट्स है वो एरिया वन में है और सेकंड दो यूनिट है वो एरिया टू में है, तो ये एरिया स्पेसिफायर है। और बीटा हमारे पास वेक्टर है जिसका ऑर्डर पी क्रॉस वन है, तो पी हमारे पास टू है, 2 क्रॉस 1 आ गया इसका ऑर्डर। और यू भी हमारे पास m क्रॉस वन है, तो m क्या है हमारे पास, दो एरियाज है तो 2 क्रॉस 1। और इसका ऑर्डर फिर अगेन n क्रॉस 1। जो y का ऑर्डर होगा वो इसी का ऑर्डर होगा e का, क्योंकि हर इंडिविजुअल के करस्पॉन्डिंग हमारे पास एक एरर टर्म होगा। दिस इज इंडिविजुअल लेवल एरर टर्म। तो अब हम एक्स बीटा निकालेंगे तो हमारे पास इसका ऑर्डर भी देखें आप, ये n क्रॉस 1 का आएगा। और z को u से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी n क्रॉस 1 का होगा। तो अब हम इसको और इसको और इसको हम ऐड कर सकते हैं, एक्स बीटा प्लस जी यू प्लस ई। तो डेट इज बेसिकली दी नेस्टेड एरर रिग्रेशन मॉडल। तो इसको हम इस तरह स्पेसिफाई करते हैं, एक्स और बीटा को मल्टीप्लाई किया जी को यू के साथ और फिर प्लस ई, तो ये हमारे पास वाई की वैल्यू आएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम फर्स्ट इंडिविजुअल की वैल्यू निकालना चाहें तो 10.4 प्लस 1.5 प्लस 0.5। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ फॉर एग्जांपल 10.5, तो ये तकरीबन 12 बन गया। 12 एग्जैक्ट 12 इसकी वैल्यू आएगी, क्योंकि ये 0.1 यहाँ पे है, आई थिंक यहाँ पे हमने 0.1 कम कर दिया है। तो ये 0.5 10.5 हो गए और 1.5 12, वाई वन की वैल्यू आ जाएगी, वाई वन वन की। इसी तरह फिर आप दूसरे यूनिट के लिए वो एरिया वन में है, वो भी तीसरा यूनिट भी एरिया वन में है और चौथा यूनिट हमारे पास एरिया टू में है, ये भी एरिया टू में है, तो इनकी वैल्यूज आप लिख सकते हैं। तो ये एरिया वन का इफेक्ट 1.5 है और एरिया टू का इफेक्ट -0.5 है, तो इसकी बेस पर हमारे पास रिस्पॉन्सेस में इफेक्ट आएगा, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट में है फॉर एग्जांपल, दूसरा इंडिविजुअल या दूसरा जो बच्चा है वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है, तो उनके इम्यूनाइजेशन स्टेटस में डिफरेंस होगा। तो उसी को हमने बेसिकली कैप्चर करना है। डेट इज द टास्क ऑफ बेस्ट लीनियर अनबाइस्ड प्रेडिक्टर एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस। आप लोगों को कोई क्वेश्चन हम सेशन के बाद आप लोगों से लेंगे, टाइम देंगे, आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। स्लाइड नंबर आप नोट करें एंड यू कैन ऑलवेज आस्क। तो यहाँ से इसका जो मीन होगा y का, डेट इज एक्स बीटा, क्योंकि u का मीन भी जीरो है और e का मीन भी जीरो है। और वेरिएंस ऑफ y जो कि इन दोनों का वेरिएंस होगा, तो अगर हम जी यू का वेरिएंस निकालते हैं तो ये सिग्मा स्क्वायर यू बाहर आ जाएगा, क्योंकि हम u का वेरिएंस निकाल रहे थे, u का वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर यू है।
तो उसके साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, और जी इस साइड पे आ जाएगा और जी दूसरी साइड पे चला जाएगा। ये मैट्रिक्स का वेरिएंस लेने का मेथड है। जी इस साइड पे आएगा और जी ट्रांसपोज इस साइड पे जाएगा। तो यू का मैट्रिक्स हमारे पास सिग्मा स्क्वेयर यू इंटू आई डी होगा, या आई एम कर दे, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम। तो ये हमारे पास इस टर्म का वेरिएंस है, और ये हमारे पास इस टर्म का वेरिएंस है। तो ये हमारे पास वेरिएंस को वेरिएंस मैट्रिक्स ऑफ वाई। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द बेस्ट लीनियर अनबायस्ड प्रेडिक्टर। पहले आपको पता होना चाहिए बेस्ट लीनियर अनबायस्ड प्रेडिक्टर क्या है। बेस्ट का मतलब है कि इट मिनिमाइजेस द मीन स्क्वायर्ड प्रेडिक्शन एरर, that is optimal among all the linear estimators। linear का मतलब क्या है कि आपका जो भी एस्टिमेटर होगा that should be linear function of y, and unbiased means and the estimator should be unbiased। एंड प्रिडिक्टर की हम बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम प्रिडिक्शन की बात कर रहे हैं, वाई हेड की बात करेंगे आगे आगे जाके आपको पता चलेगा, क्योंकि वाई को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो वाई के एक पार्ट को हम प्रिडिक्ट कर रहे होंगे। सो वी आर टॉकिंग अबाउट प्रिडिक्टर्स, बट इन जनरल हम ब्लू की बात करते हैं, बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर की बात करते हैं। तो अगर हम वैसे हम प्रिडिक्टर फाइंड करते हैं बीटा को एस्टिमेट करने के बाद, तो बीटा को हम ब्लू के थ्रू एस्टिमेट करेंगे, मतलब ब्लू के थ्रू, फिर इसको हम इसके जो प्रिडिक्टर होगा डेट विल बी कॉल्ड एज बेस्ट लीनियर अनबायस्ड प्रिडिक्टर। एंड यू कैन फाइंड डिटेल अबाउट बेस्ट लीनियर अनबायस्ड प्रिडिक्टर इन राव एंड मोलिना 2015। मैंने ऑलरेडी ग्रुप में शेयर किया, अगर आप लोग देखना चाहें तो आप लोग को डेफिनेटली पढ़ना चाहिए इफ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग स्मॉल एस्टिमेशन। जब तक पढ़ेंगे नहीं बुक्स, चीज़ें क्लियर नहीं होगी। ये वेबिनार में हम वन बाय वन जैसे हम क्लास में क्लियर करते उस तरह नहीं कर सकते, हम मेन मेन चीज़ें टच करने की कोशिश करेंगे। बट इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन वर्किंग, यू कैन रीड एंड यू कैन अप्रोच मी इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। मुझे जो आता होगा मैं गाइड कर दूंगा। तो वी विल फर्स्ट टॉक अबाउट द जनरल लीनियर मॉडल, और उसमें ब्लब की बात करते हैं, फिर हम उसी को एरिया के लिए स्मॉल एरिया एस्टिमेशन का जनरलाइज करेंगे। तो यहाँ पे हम स्मॉल एरिया एस्टिमेशन के नोटेशंस एक लम्हे के लिए भूल जाते हैं। सो वी हैव वाई, वाई पॉपुलेशन लेवल पे हमने लिख दिया, और ये हमारे पास जैसे हमने पहले डिस्कस किया वाई का मीन है, और ये वाई का वेरिएंस है, इसको वी से नोट किया हमने। अब हम जो प्रोडिक्शन अप्रोच है उसमें हम वाई को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, वाई एस और वाई आर। इसी तरह एक्स को भी हम एक्स सैंपल और एक्स नॉन सैंपल में डिवाइड करेंगे। तो फिर आप जब वाई को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया तो इनके वेरिएंस को वेरिएंस मैट्रिक्स से भी एक्सट्रैक्ट बनेगा। ये आपके पास वी एस एस यानी इसका वेरिएंस होगा, और ये इसका वेरिएंस होगा, और ये इन दोनों के को वेरिएंसेस होंगे। तो इनके बेसिकली इसका ऑर्डर क्या है, एन क्रॉस वन है, और इसका ऑर्डर क्या है, कैपिटल एन माइनस वन माइनस स्मॉल एन इंटू आर, यानी इसको आर कह दिया। आर क्या है बेसिकली, टोटल हमारे पास पॉपुलेशन में से इसको नॉन सैंपल पार्ट कहते हैं, यानी जो सैंपल हुए उनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास टोटल नॉन सैंपल बचेंगे। यही चीज़ समझाने के लिए मैंने यहाँ पे शो करने की कोशिश की। वी हैव ए पॉपुलेशन कंसिस्टिंग 15 इंडिविजुअल्स एंड 5 इंडिविजुअल्स वर सिलेक्टेड एज सैंपल। तो अब सैंपल का पार्ट हमारे पास ये वाला पार्ट है, तो ये वाई एस है, इसको मैंने यहाँ पे नंबर दिया, दिस इज वाई एस। और ये वो जो ब्लॉक है दिस इज वाई आर, और ये हमारे पास एक्स एस है, और ये एक्स आर है। तो अब हमारे पास डेटा जो अवेलेबल होता है वो स्मॉल एरिया एस्टिमेशन में या इवन प्रिडिक्टिव अप्रोच में हम ये अज्यूम करते हैं कि सैंपल का डेटा हमारे पास सबके लिए अवेलेबल है, डिस्ट्रिक्ट के लिए भी है, वाई के लिए भी है, और एक्सिस के लिए भी है। लेकिन जो नॉन सैंपल का डेटा है वो वाई के लिए हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसको मैंने यहाँ पे डार्क कर दिया। लेकिन इन दोनों के लिए अवेलेबल है, तभी हम इन इंफॉर्मेशन को यूज करके हम वाई की वैल्यूज को हम प्रिडिक्ट करते हैं। यहाँ पे हमने इम्यूनाइजेशन स्टेटस लिखा है, ये कंटिन्यूअस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर वैसे बाइनरी हो तो हम फिर जनरलाइज्ड लीनियर मॉडल की तरफ जाएंगे, लॉजिस्टिक रिग्रेशन हम यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ सिंपल लीनियर रिग्रेशन, नेस्टेड लीनियर रिग्रेशन।
तो ये बात आप नोट रखें। तो ये हमारे पास बेसिकली वाई एस एक्स एस एंड वाई आर एंड एक्स आर डेट इज वी हैव शोन हेयर, एंड दिस इज वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, एन क्रॉस एन, स्मॉल एन क्रॉस एन, और इसका आर क्रॉस आर होगा, और इसका ऑर्डर क्या होगा, एन क्रॉस आर होगा, और इसका ऑर्डर क्या होगा, आर क्रॉस एन होगा। आर बेसिकली इसको सेट को भी हम डिनोट डिनोट कर सकते हैं। आर बेसिकली हमारे पास कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन, जो नॉन सैंपल पार्ट है। तो हमने बेसिकली पॉपुलेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया है, सैंपल पार्ट और नॉन सैंपल पार्ट। सो लेट्स कम टू द टारगेट पैरामीटर। फॉर एग्जांपल डेल है, डेट इज ए प्राइम वाई। अब यहाँ पे ए क्या है, ए हमारे पास देखो, अब ए हमारे पास एक वेक्टर है बेसिकली, जो कि हमारे पास अननोन है। अगर फॉर एग्जांपल हमारा इंटरेस्ट पॉपुलेशन टोटल में हो, तो ये वाई हमारे पास ए प्राइम जो हमारे पास 111 का वेक्टर होगा। मैंने ऐड किया था, आई थिंक ये सेव नहीं हुआ। इसे मैंने ए को भी शो किया था। तो 111 ऑफ ऑर्डर एन, एन क्लास वन, यानी जिस इसका जो ऑर्डर होगा इसी हिसाब से 111 हो जाएगा। इसी तरह एक वेक्टर होगा 111 का, तो इसको y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सम ऑफ y बन जाएगा, डेट इज कॉल्ड पॉपुलेशन टोटल। तो इसको फिर हम तोड़ के लिख सकते हैं, यानी सम ऑफ y और सम ऑफ y फॉर सैंपल, सम ऑफ y फॉर नॉन सैंपल। जैसे यहाँ पे हमने जिसको मेंशन किया हुआ है एरिया लेवल के लिए, ये टोटल है सैंपल का और ये टोटल है नॉन सैंपल का। तो इसी तरह अगर हम पॉपुलेशन मीन को एस्टिमेट करें, तो इसको हम 1/n 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 का एक वेक्टर बना सकते हैं, और इसी को फिर सेपरेट कर सकते हैं सैंपल और नॉन सैंपल में, जिसे हमने इसको सेपरेट किया हुआ है। इसकी थ्योरीज आप लोग पढ़ सकते हैं बुक्स में, मॉडल बेस्ड एस्टिमेशन की। तो अब हमारा टास्क क्या है, हमारा टास्क बेस्ट लीनियर अनबाइस एस्टिमेटर को फाइंड करना है। तो बेस्ट लीनियर अनबाइस एस्टिमेटर का पहले हमने जिक्र किया कि बेस्ट का मतलब क्या होता है, कि उसका एमएससी सबसे कम होना चाहिए, और डेट शुड बी अनबाइस्ड एंड शुड बी लीनियर फंक्शन ऑफ वाई। तो हम इसको दो पार्ट्स में लिख सकते हैं इस तरह, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। अब इसको हमें प्रेडिक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास ऑलरेडी नॉन है। हमें सिर्फ ये पार्ट प्रेडिक्ट करना है, वाई आर, that should be predicted using best linear unbiased prediction method. So how we can do that, हम इसको कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेट्स कम, इसके डिफरेंट मेथड से मैंने सबसे इजी मेथड आप लोगों को शो करने की कोशिश की है, ताकि आप मैथमेटिकल डेरिवेशन से बच जाए। ये हमारे पास वाई एस और वाई आर की डिस्ट्रीब्यूशन है, ये इनके मीन्स है, ये मीन वेक्टर बन गए। बेसिकली ये खुद एक वेक्टर है, ये खुद एक वेक्टर है, लेकिन हमने इनको ओवरऑल एक वेक्टर में शो किया। ये सब वेक्टर्स है। फिर ये वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया वेरिएंस के लिए। तो ये बेसिकली इसको हम एक मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन शो कर सकते हैं। दिस इज नॉर्मल विथ मीन दिस एंड वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स दिस। तो बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें पता है कि जो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन है y2 गिवन y1, फॉर एग्जांपल दिस इज y2, दिस इज y1, डेट इज इक्वल टू μ2 प्लस कोवेरिएंस वाई आर और वाई एस का कोवेरिएंस, फिर वाई वन का वेरिएंस, उसका इनवर्स बेसिकली। इसको ये डिवीजन में होता है, अगर हम सिंगल उसकी बात करते हैं, यहाँ पे हम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं इसलिए हम इसको इनवर्स लिए। एंड देन वाई वन माइनस म्यू ऑफ वाई वन। तो ये बेसिकली कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन है वाई वन, वाई टू गिवन वाई वन की। अगर आप ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन लिखें वाई वन वाई टू की, और आप कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करें, ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन को मार्जिनल पर डिवाइड करें, फिर आप एक्सपेक्टेशन ले लें वाई टू के लिहाज से, तो आपके पास यही बनेगा, यानी ये फंक्शन होगा वाई वन का। ये ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आप लोगों ने, मोस्टली लोगों ने पढ़ा हुआ है प्रोबेबिलिटी के कोर्स में। तो ये हमारे पास, और ये जो एस्टिमेटर है बेसिकली जो कंडीशनल मीन है, डेट इज ए लीनियर अनबाइस्ड एस्टिमेटर, प्रेडिक्टर ऑफ वाई आर।
इसको वाई आर की लीनियर अनबाइस्ड प्रिडिक्टर, बेस्ट लीनियर अनबाइस्ड प्रिडिक्टर के तौर पर हम यूज़ कर सकते हैं। इसकी पूरी थ्योरी अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि इसमें हम बीटा की जगह उसका अनबाइस्ड प्रिडिक्टर यूज़ करेंगे, डेट इज ऑब्टेन अंडर वेटेड लीस्ट स्क्वायर मेथड। अच्छा, इसको हम पहले तो बेस्ट लीनियर अनबाइस्ड ओएलएस के थ्रू हमें मिलना चाहिए, लेकिन ओएलएस के थ्रू हमें नहीं मिलता, क्योंकि हमें वीएसएस इसमें वेरिएंस सेम नहीं है, क्योंकि वेरिएंस डिफर करें। अगर वेरिएंस कांस्टेंट हो तो फिर हम ओएलएस मेथड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास वेरिएंस अननोन हो तो फिर हम वेरिएंस नॉन हो और वेरिएंस सेम ना हो, फिर उस सूरत में हम डब्ल्यू एल एस मेथड यूज़ करते हैं। और अगर हमारे पास वेरिएंस अननोन भी है और वेरी भी कर रहे हैं वाई के लिहाज से, वाई वन वाई एस और वाई आर के लिए डिफरेंट है ना बेसिकली, वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स आ रहे हैं, तो फिर हमें फिर वेरिएंस को शामिल करके इसको आइटरेटिव प्रोसेस के थ्रू, यानी वेरिएंस को हमने पहले फिक्स करना है, फिर हमने डब्ल्यू एल एस फाइंड करना है, फिर हमने दोबारा रेसिडुअल फाइंड करना है, फिर वेरिएंस फाइंड करना है, एस्टिमेट करना है, फिर हमने दोबारा रिपीट करना है। तो इस प्रोसेस को हम एक लार्ज नंबर ऑफ टाइम रिपीट करेंगे जब तक हमारे पास वेरिएंस की स्टेबल वैल्यूज ना आए। तब हमारे पास जब वेरिएंसेस चेंज होना बंद हो जाए, फिर हम बीटा की जो वैल्यू आएगी, डेट इज कॉल्ड जनरलाइज्ड लीनियर लीस्ट स्क्वायर मेथड, इसको कहते हैं जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर मेथड, जीएलएस, डब्ल्यूएलएस की बजाय। क्योंकि हम वी को हर स्टेज पे, हर आइट्रेशन में हम अपडेट कर रहे हैं। पहले हमने वी की फिक्स्ड वैल्यू अज्यूम किया, फिर हम इसको बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो इस तरह हमारे पास बीटा जीएलएस आ जाएगा, डेट इज बेस्ट लीनियर अनबाइस्ड प्रेडिक्टर। जैसे ओएलएस की तरह ये भी हमारे पास बेस्ट लीनियर अनबाइस्ड एस्टिमेटर है। तो इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये जो एस्टिमेटर बनेगा, डेट विल बी बेस्ट लीनियर अनबाइस्ड प्रेडिक्टर ऑफ वाई आर, इसको हम कहेंगे। यही हम मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो बीटा की जगह हमने बीटा का जीएलएस एस्टिमेटर यूज किया, तो ये हमारे पास बेस्ट लीनियर अनबाइस्ड प्रेडिक्टर आया वाई आर का, और इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास ब्लप एस्टिमेटर आया। तो ये पूरी कहानी है बेस्ट लीनियर अनबाइस्ड प्रेडिक्टर की। आई थिंक इतना मुश्किल नहीं था ये, यही आप एस्टिमेटर फाइंड कर सकते हैं। अब ये हमारे पास जनरल एस्टिमेटर है। नाउ वी विल जस्ट रिड्यूस इट टू स्मॉल एरिया एस्टिमेशन। तो स्मॉल एरिया एस्टिमेशन के लिए हम हमारे पास यहाँ पे जस्ट नोटेशन चेंज होगी। यहाँ पे एस की जगह हमारे पास एस डी आ जाएगा, और आर की जगह पर हमारे पास आर डी आ जाएगा। बेसिकली हम स्पेसिफिक उसी एरिया के लिए जा रहे हैं, डी एरिया के लिए, और एन की जगह पर हमारे पास हम एन डी के लिए जा रहे हैं। तो बेसिकली हमने वाई को एस्टिमेट करने की बजाय यहाँ पे हम वाई डी जे को हम प्रिडिक्ट करेंगे। तो मेथड वही होगा सारा, लेकिन यहाँ पे जस्ट एक चेंजेस होगी। वेरिएंस हमारे पास, जो वेरिएंस आ रहा था हमारे पास, वो दो टर्म्स होंगे। यहाँ पे हमने ऊपर जो डिस्कस किया था, वेरिएंस हमारे पास जस्ट वी की बजाय हमारे पास अब ये वेरिएंस में ये दो टर्म्स होंगे, तो वो हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये हमारे पास वेरिएंस है। तो ये जो टर्म है बेसिकली ये कोवेरिएंस डिवाइड बाय वेरिएंस। तो वेरिएंस को वेरिएंस दोनों को मिलाने के बाद हमारे पास ये बन जाते हैं, हमारे पास वी आर एस, और ये हमारे पास वी एस एस इनवर्स। तो वो सारा टर्म हमारे पास ये बन जाता है। तो बाकी वाई डी माइनस एक्स डी जो से हमने लिखा था, उसको जस्ट जो मैट्रिक्स नोटेशन है उसको हमने इंडिविजुअल के लिए लिख दिया ना, तो हमारे पास यही बनेगा। यानी आप जस्ट इसको यहाँ पे रिप्लेस करें। ये हमारे पास एक्स प्राइम बीटा है, और ये हमारे पास यू डी है, और यू डी हमारे पास यही है। तो अगर हम इस पूरे को देखें तो ये वही एस्टिमेटर बन रहा है, अगर आप देखें तो इस पूरे को, इसको, यानी यू को यहाँ पे इस यू को यहाँ पे ऐड करें तो यही बन रहा है, यही चीज। और ये जो क्वांटिटी है इसको उन्होंने गेमा डी कह दिया, क्योंकि हम डी एरिया की बात कर रहे हैं। और ये हमारे पास बीटा टिल्डा आ जाएगा, जीएलएस एस्टिमेटर आ जाएगा, ये भी हमारे पास जीएलएस एस्टिमेटर आ जाएगा। बाकी आपके पास उसी तरह बनेगा।
और अगर हम एन डी डिवाइड बाई एन डी, यानी हमारे पास पॉपुलेशन साइज बहुत लार्ज है, सैंपल साइज बहुत स्मॉल है, इवन ज़ीरो है। फॉर एग्जांपल अगर कोई सैंपल हमारे पास कोई एरिया सैंपल में इंक्लूड नहीं होता, तो हमारे पास ये क्वांटिटी ज़ीरो का अप्रोच करेगी। तो उस तरह में हमारे पास एस्टिमेटर ये बन जाएगा, थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा इस फॉर्म से। इस फॉर्म को हमने रिड्यूस करके इस तरह लिखा है बेसिकली। तो यहाँ पे ये वाला एस्टिमेटर देखें तो ये सिंपल रिग्रेशन एस्टिमेटर है। लोगों ने जिनके सर सैम्पलिंग का बैकग्राउंड है उनको पता है ये सर्वे रिग्रेशन एस्टिमेटर है। और ये वाला एस्टिमेटर है, इसको कहते हैं सिंथेटिक एस्टिमेटर। इसको सिंथेटिक एस्टिमेटर इसलिए कहते हैं क्योंकि हम एरिया लेवल का मीन यूज कर रहे हैं, और बीटा भी हमारे पास एरिया लेवल पे नॉन है, यानी बीटा को हमने एस्टिमेट किया हुआ है जीएलएस के थ्रू। तो ये इस एस्टिमेटर को कहते हैं सिंथेटिक एस्टिमेटर एंड दिस इज रिग्रेशन एस्टिमेटर। तो इन दोनों का वेटेड कॉम्बिनेशन बनता है, और वेट हमारे पास गेमा डी है, और गेमा डी हमारे पास ये वाला टर्म है सिग्मा स्क्वायर यू, दैट इज वेरिएंस ऑफ बिटवीन एरिया इफेक्ट, जिसको रैंडम एरिया इफेक्ट कहते हैं। और ये हमारे पास टोटल वेरिएंस है। तो इन दोनों को वेटेड एवरेज के तौर पर हम लिख सकते हैं। फिर हम इम्पेरिकल बेस्ट लीनियर प्रिडिक्टर की तरफ जाएंगे, लेकिन इसके लिए हमें रेमल मेथड यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम सिग्मा स्क्वायर यू और सिग्मा स्क्वायर ई दोनों को हम नॉन कंसीडर कर रहे हैं। ये दोनों नॉन हो तब हम ये एस्टिमेटर लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये गेमा डी यहाँ पे यूज हो रहा है, गेमा डी यू डी के अंदर यूज हो रहा है। तो ये इसमें सिग्मा यू भी अननोन है और सिग्मा ई भी अननोन है। तो हमें इन दोनों को पहले एस्टिमेट करना होगा, इसका ब्लब फाइंड करना होगा, यानी थीटा का थीटा हमारे पास ये दोनों है, तो इन दोनों का हमें बेस्ट लीनियर अनबायस्ड प्रेडिक्टर फाइंड करना होगा। फिर इनको पुट करके हमारे पास ये एस्टिमेटर दोबारा हमें मिलेगा, ये वाला। क्योंकि हमें ये दोनों हमें एस्टिमेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें एक आइटरेटिव प्रोसेस हमें अप्लाई करना पड़ता है, डेट कैन बी डन थ्रू हेंडरसन मेथड, मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड एंड रिस्ट्रिक्टेड मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड। अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो रिस्ट्रिक्टेड मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड का मैंने यहाँ पे लिंक भी दिया है, वो आप लोगों से शेयर कर सकते हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे ये भी आपको एक दफ़ा इस टॉपिक पे भी डिस्कशन करें कि रिमल क्या होता है, और इन पैरामीटर्स को हम कैसे आइटरेटिवली एस्टिमेट कर सकते हैं। तो ब्लब के अंदर हमें क्या होता है, टारगेट इंडिकेटर्स हमारे पास मीन होता है, टोटल होता है पॉपुलेशन का, जो कि वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट है वाई का, और हमें डेटा चाहिए यहाँ पे माइक्रो लेवल पर मीन हमारे पास इंडिविजुअल लेवल पर ऑक्सिलरी इंफॉर्मेशन चाहिए। और डोमेन इंडिकेटर्स हमें सिर्फ सर्वे के लिए चाहिए, हमें पूरी पॉपुलेशन के लिए नहीं चाहिए। और पॉपुलेशन मीन्स हमें चाहिए उन डोमेन्स के लिए, वो भी हमें रिक्वायर्ड है। बेसिकली जब हमें ऑक्सिलरी वेरिएबल मिल जाएगा तो हम मीन को निकाल सकते हैं। इसके एडवांटेजेस है, ये बहुत ही रिच मेथड है। इसमें हम किसी भी लेवल पर हम एस्टिमेशन कर सकते हैं। जब हमारे पास यूनिट लेवल पे एस्टिमेट होगा तो हम फॉर एग्जांपल यूनियन काउंसिल लेवल पे भी हम एस्टिमेट कर सकते हैं, तहसील लेवल पे भी हम कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हम कर सकते हैं। और ये अनएक्सप्लेन्ड बिटवीन एरिया हेटेरोजेनिटी को कैप्चर करता है। और इसमें हमें मॉडल के रिक्वायरमेंट्स को, ये बेसिकली मॉडल की assumptions को से रिलेटेड बहुत ही सेंसिटिव है। फॉर एग्जांपल हम एक लीनियर मॉडल अज्यूम कर रहे हैं जबकि ये नॉन लीनियर स्ट्रक्चर का था, तो फिर इसका रिजल्ट सही नहीं आएगा। और दूसरा हाई डायमेंशनलिटी का भी इशू बनता है, जब हमारे पास सैम्पल साइज बहुत स्मॉल हो और वेरिएबल्स हमारे पास बहुत ज़्यादा हो, और मल्टीकोलिनियरिटी भी इसमें हो सकती है। तो मॉडल्स के सारे assumptions को हमें चेक करना होता है बिफोर अप्लाइंग दिस रिग्रेशन, जो रिग्रेशन के assumptions है। और एरर टर्म का इंडिपेंडेंट होना और वेरिएंस कांस्टेंट होना, उसमें हेटेरोस्केडास्टी ना हो। और ये इसके डिसएडवांटेजेस हमने डिस्कस किए, ये अनबाइस्ड होता है क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। लेकिन जब हमारे पास सिग्मा स्क्वायर यू और सिग्मा स्क्वायर ई अननोन हो, फिर हमें इसके अनबाइस्ड रिजल्ट निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। और दूसरा हमें इसके अनबाइस्ड सिस्टम में एमएससी निकालना भी मुश्किल होता है, लेकिन उसको हम एसिम्प्टोटिक अनबाइसनेस और एसिम्प्टोटिक नॉर्मेलिटी के थ्रू हम प्रूव कर सकते हैं।
ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इनके वेरिएंस एमएससी कैसे फाइंड करेंगे डिस्क्रीट मैटर्स के। डिसएडवांटेजेस है, आपको यूनिट लेवल पे डेटा मिलना बहुत मुश्किल होता है। स्पेसिफिकली पाकिस्तान में हम बात करें तो हमें यूनिट लेवल पर डेटा मिलता ही नहीं है। और लीनियरिटी एजम्पशंस को हमने अज्यूम किया है, तो इसके लिए बेसिकली हम काम कर रहे थे। अब मशीन लर्निंग मेथड्स की तरफ जाएं तो उसमें इंटरेक्शन हो या नॉन लीनियर रिलेशनशिप हो एक्स और वाई के दरमियान, तो हम मशीन लर्निंग मेथड्स के थ्रू इनको कैप्चर कर सकते हैं। और दूसरा जो मॉडल बेस्ड में हम सैम्पलिंग वेरिएबिलिटी है यानी सैंपल वेट है, तो ये रिजल्ट को हम जनरलाइज नहीं कर सकते पॉपुलेशन के लिए। तो उसके लिए हमें सैम्पलिंग वेट को भी इंक्लूड करना पड़ता है। डेट इज कॉल्ड मॉडल असिस्टेड मेथड, तो ये भी इसके ड्रॉबैक है। दूसरा, अगर आउटलायर्स हो तो फिर हमें रोबस्ट रिग्रेशन की तरफ जाना पड़ता है, या नॉन नॉर्मल डेटा हो तो फिर हमें अगेन गेमा रिग्रेशन या किसी और बेजियन रिग्रेशन की तरफ जाना पड़ता है। तो ये एजम्पशंस फुलफिल ना हो तो फिर ये डिसएडवांटेजेस है बेसिकली। तो आई थिंक डेट्स ऑल अबाउट दिस जनरलाइज लीनियर मिक्स मॉडल। हमारे पास टाइम आज के लिए इतना ही था, तो इसको मैं स्किप करता हूँ फिलहाल। दीज आर द रेफरेंसेस एंड डेट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।